नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा बहुलक या पॉलीमर। इस टॉपिक में से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बहुलक या पॉलीमर। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि बहुलक या पॉलीमर होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। तो देखिए, जब एक जैसे या अलग अलग अणु जो जुड़ने वाली चीज़ें हैं, कंबाइन होने वाली चीज़ें हैं, वो सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं, वो जुड़कर लंबी चेन, लंबी श्रृंखला वाले अणु बनाते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण इस क्रिया को कहते हैं। और इस पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप, इस बहुलीकरण के फलस्वरूप जुड़ने वाले जो अणु हैं उनको तो कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर या एकलक। क्या कहते हैं? मोनोमर या एकलक। और जो बनने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बनने के बाद जो अणु हमें प्राप्त हो रहा है, उसको कहते हैं बहुलक या पॉलीमर। इसको थोड़ा इजी करके हम समझते हैं। जैसे आप सबने मोतियों की बीड्स की माला को देखा होगा। वो जो बीड्स की माला होती है इस तरीके से वो बनी हुई रहती है। ठीक है, ये मोतियों की या बीड्स की कोई माला है जिसे इस तरीके से जोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो प्रत्येक मोती है, प्रत्येक जो इसका पार्ट है, प्रत्येक जो इसका हिस्सा है, वो तो कहलाएगा आपका मोनोमर। क्या कहलाएगा? मोनोमर। और ये जब कंप्लीट होने के बाद जो हमें चेन प्राप्त हुई, जो ये श्रृंखला प्राप्त हुई, यानी जो हमें माला प्राप्त हुई मोतियों की, वो होल एज ए कंप्लीट क्या कहलाएगी? आपके पॉलीमर। क्या कहलाएगी? पॉलीमर यानी बहुलक। और ये जो प्रोसेस है, ये मोतियों को माला में पिरोने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। क्या कहते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण हम कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलीमराइजेशन एक्चुअल में है क्या। पॉलीमराइजेशन क्या है कि जब एक जैसे या अलग अलग प्रकार के कई अणु जुड़ करके एक नए अणु, लंबी श्रृंखला वाले अणु का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। इस क्रिया में जो जुड़ने वाले अणु हैं, उस प्रत्येक अणु को हम कहेंगे मोनोमर या एकलक, और इसके फलस्वरूप जो हमें अणु मिला उसको हम कहेंगे बहुलक या पॉलीमर। क्या कहेंगे उसको? बहुलक या पॉलीमर। ठीक है, अब ये जो आपके पॉलीमर होते हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? दो टाइप्स के हो सकते हैं ये पॉलीमर। ठीक है, अगर अणु एक जैसे हैं, जैसे सफेद मोतियों की माला है ना, उसमें सारे ही मोती अगर हमने सफेद लिए तो वो सारे अणु क्या हो गए? समान हो गए। और इस स्थिति में वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर कहलाएगा। और अगर हमने एक सफेद मोती लिया, एक लाल लिया, फिर एक सफेद लिया, फिर एक लाल लिया, या फिर एक हरा लिया, फिर एक नीला लिया, इस तरीके से जुड़ने वाले अणु अगर असमान है, यानी डिफरेंट है, अलग अलग है, तो फिर वो बनने वाला पॉलीमर क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर कहलाएगा। तो अगर श्रृंखला में जुड़ने वाले अणु जितने भी हैं वो सारे समान हैं, तब तो बनने वाला पॉलीमर या बहुलक क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर कहलाएगा। और अगर जुड़ने वाले अणु जो हैं वो असमान है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वो बनने वाला बहुलक क्या कहलाएगा? आपका कोपॉलीमर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मोनोमर्स हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर में आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मोनोमर्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, अलग अलग अणु हैं, ये एक चेन में जुड़े और इस तरीके से पॉलीमर का इन्होंने निर्माण किया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपके होमोपॉलीमर का, क्योंकि जुड़ने वाले जितने भी अणु हैं वो सारे क्या हैं? सेम है, एक जैसे हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोपॉलीमर का। जैसे ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है, इसमें सभी समान है, जुड़ने वाले अणु सभी का रंग और आकृति देखिए समान है, तो ये भी क्या हो गया? होमोपॉलीमर हो गया। लेकिन इस सेकंड वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि जुड़ने वाले अणु, जैसे कि रेड कलर का है, ये सर्कल शेप्ड है, ये आपका हेक्सागोन शेप्ड का है, और साथ में इसका कलर भी ग्रीन है, तो ये अलग अलग हो गए अणु जुड़ने वाले, तो ये क्या हो गया? आपका कोपॉलीमर हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा
कि पॉलीमर या बहुलक होते क्या हैं और आपके ये पॉलीमर या बहुलक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पॉलीमर या बहुलक वो होते हैं जब कई अणु एक जैसे या अलग अलग अणु जुड़ करके लंबी श्रृंखला वाला नया अणु बनाए, तो उसको हम कहेंगे क्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। इस क्रिया में जुड़ने वाले अणुओं को कहेंगे हम मोनोमर्स या एकलक, और इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले अणु को हम कहेंगे पॉलीमर या बहुलक। ये आपके बहुलक दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जब कहलाएगा जब सारे अणु जुड़ने वाले एक जैसे हों, और जब जुड़ने वाले अणु असमान हों तब ये कहलाएगा आपका कोपॉलीमर। ठीक है, आगे देखते हैं पॉलीमर्स के बारे में। कुछ प्रमुख पॉलीमर्स जो हमारे सिलेबस में हैं उनको हम देखेंगे। जैसे आपके जो बहुलक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक और एक होते हैं संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज्ड, संश्लेषित। ठीक है, आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स जो हैं वो आपके दो तरह के हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आपके प्राकृतिक बहुलक जो हैं उनके नाम हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन, कोलेजन, लेटेक्स और प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर। ठीक है, और जो आपके सिंथेसाइज्ड पॉलीमर्स हैं या आपके कृत्रिम बहुलक हैं वो हैं पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नायलॉन 66, रेयॉन बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलिस्टर और पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जो पाइप्स वगैरह में यूज होते हैं, जो पानी के जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो पीवीसी पाइप्स होते हैं। तो आपके जो बहुलक हैं वो दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक के नाम एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, कोलेजन है, लेटेक्स है और नेचुरल रबर है। ठीक है, और आपके कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नायलॉन 66, रेयॉन बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलिस्टर और पीवीसी। ये आपको याद रखने, इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये जो तीनों हैं ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर्स होते हैं? ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, जो ग्लूकोज या शर्करा या शुगर जो उसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6, ये याद रखना है आपको। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टार्च। हालांकि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज तीनों ही जो हैं वो किसके बहुलक या किसके पॉलीमर होते हैं? ग्लूकोज के होते हैं। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज या शुगर का बहुलक होता है, जो कि मैं बता चुकी हूं। ये कहाँ पाया जाता है? आपके प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वहां पे संग्रहित किया जाता है, एकत्रित रहता है, इकट्ठा किया जाता है, वो इस स्टार्च की फॉर्म में रहता है। तो पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। और ये स्टार्च जो है ये किसका बहुलक है या किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं ये स्टार्च के बारे में, दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है आपका ग्लाइकोजन। दूसरा कौन सा बहुलक है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी जैसा कि मैं बता चुकी हूं आपको, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, जो संग्रहण होता है, वो इस ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इस ग्लाइकोजन के रूप में हमारे अंदर यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहता है वो इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। ठीक है, थर्ड है सेल्यूलोज। आपका सेल्यूलोज नाम से सब परिचित हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है वो स्पेशली। देखिए हमने पढ़ा है ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ी होगी, और इनका जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये जो है प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल या कोशिका भित्ति इसी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? इसी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज जो है ये किसका बहुलक है? ये भी ग्लूकोज का ही बहुलक है। ये किसका बहुलक है? आपके ग्लूकोज का बहुलक है। अब आप कहेंगे कि ये पौधों में स्टार्च के रूप में
कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है ह्यूमन बींग्स में आपके ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है? इसकी आवश्यकता ऐसे पड़ती है कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो इन ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग और लॉन्ग टर्म तक जब हम खाना नहीं खा पाते हैं तो ये जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर संचित रहती है, तो एक तरह से हम इसको संचित निधि कह सकते हैं। उस समय ये हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए जो आवश्यक शक्ति है, आवश्यक ऊर्जा है, वो ये प्रदान करती है। तो ये एक तरीके से हमारा रिजर्व बैंक होता है। तो ये था स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। आपको याद रखना है तीनों ही किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। आगे चलते हैं प्रोटीन और कोलेजन के बारे में। प्रोटीन एंड कोलेजन, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स किसके बहुलक होते हैं? अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। और कोलेजन जो है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कि हमारी जो स्किन की लेयर्स होती हैं उसमें अंदर की तरफ पाया जाता है। आपका जो कोलेजन है वो भी एक टाइप का क्या है? प्रोटीन है, जो कहाँ पाया जाता है? हमारी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसकी निचली परत, उसकी अंदर की जो परत होती है वो इसी की बनी हुई होती है। देखिए आप डायग्राम के अंदर देखिए, ये एक यंग आदमी की स्किन है और ये एक ओल्ड आदमी की स्किन है, ठीक है। ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी स्किन की जो लेयर्स है ना वो इसमें शो करी हुई है, ठीक है। तो ये यंग आदमी की जो स्किन है उसकी जो अपर लेयर होती है वो काफी स्मूथ होती है और एकदम टाइट होती है, जबकि ओल्ड एज में जाते जाते उसके अंदर बीच बीच में ये डीप रिंकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डीप रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोलेजन क्या है? वो एक टाइप का प्रोटीन ही है। और इस ये कोलेजन कहाँ पाया जाता है? हमारी बॉडी में स्किन की जो इंटरनल लेयर होती है वो इसी कोलेजन की बनी हुई रहती है। और जी मैंने बताया कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। तो देखिए ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ये अमीनो एसिड्स इस तरीके से चेन बना करके पेप्टाइड्स बनाएंगे और इन पेप्टाइड्स को आपस में फिर जोड़ने से प्रोटीन का निर्माण इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स के ही बहुलक होते हैं। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि कौन सा किसका बहुलक या पॉलीमर है। आगे बढ़ते हैं हम। प्राकृतिक रबर और लेटेक्स। प्राकृतिक रबर क्या होता है? लेटेक्स से किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है? फिर इसको अच्छा रबर बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो आपका प्राकृतिक रबर होता है या नेचुरल रबर होता है, एक तो इसका आपको रासायनिक नाम याद रखना है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? इसको आइसोप्रीन भी कहते हैं या फिर इसको 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन के नाम से भी जानते हैं। दो नाम है इसके, दोनों ही प्रचलित हैं, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। प्राकृतिक रबर के दोनों रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है आइसोप्रीन और दूसरा है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, या तो आइसोप्रीन या 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, आपको इसका रासायनिक नाम याद रखना है। इस प्राकृतिक रबर का निर्माण किससे किया जाता है? लेटेक्स से किया जाता है। किससे किया जाता है? लेटेक्स से। ये लेटेक्स कहाँ से प्राप्त होता है? क्या होता है ये लेटेक्स? लेटेक्स जो होता है वो रबड़ के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? रबड़ के पेड़ की छाल से। ये देखिए इस तरीके से छाल को काटते हैं तो ये दूध जैसा दिखने वाला, रबड़ क्षीर भी इसको कहते हैं। लेटेक्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रबड़ क्षीर के नाम से जाना जाता है। दूध जैसा दिखने वाला ये लिक्विड हमें प्राप्त होता है। दूध जैसा दिखने वाला ये लिक्विड हमें रबड़ के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं लेटेक्स। ये लेटेक्स जो होता है एक कुंडलीकृत संरचना में होता है और इसकी जो विभिन्न श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में किससे जुड़ी रहती हैं? कौन से बल से जुड़ी रहती हैं? वांडरवॉल्स बल से। ये वांडरवॉल बल हम पढ़ चुके हैं पहले भी। वांडरवॉल बल क्या होते हैं? ये वांडरवॉल बल से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से बन गए कि एक तो प्राकृतिक रबर जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आइसोप्रीन या फिर आपका 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ये जो रबर है ये किससे प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स से। ये लेटेक्स कहाँ से प्राप्त होता है? ये रबर के पौधे की या रबर के वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। दूध जैसा दिखने वाला पदार्थ होता है, ये कुंडलीकृत संरचना में होता है और इसकी जो विभिन्न चेन्स होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, वांडरवॉल बॉन्ड या वांडरवॉल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। अब ये जो प्राकृतिक रबर होता है या नेचुरल रबर होता है, ये रबर जो होता है इसमें कुछ कमियां होती हैं।
कमियां क्या होती हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर पर तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और कम टेम्परेचर पर यानी ठंडा होने पर यानी बहुत ज़्यादा कूल होने पर ये भंगुर हो जाता है, यानी चटक जाता है, टूट जाता है। थोड़ा सा भी बल लगाने पर ये चटक जाता है या टूट जाता है, और इसकी जल अवशोषित करने की जो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, वो अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है। तो ये कमियां हैं नेचुरल रबड़ की। इस नेचुरल रबड़ की कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं? ज़्यादा टेम्परेचर पर तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो दबाव नहीं सहन कर पाएगा, और कम टेम्परेचर पर ये भंगुर हो जाएगा। भंगुर मतलब चटकने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा, है ना। और इसके अलावा इसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, इन कमियों को निकालने के लिए, हटाने के लिए रबड़ का किया जाता है वल्कनाइजेशन। क्या किया जाता है? वल्कनीकरण इस रबड़ का किया जाता है। ये अलग से क्वेश्चन बनता है, वल्कनीकरण क्या है और कैसे किया जाता है, और वल्कनीकरण से क्या लाभ होता है। ठीक है, वल्कनीकरण क्या है? वल्कनीकरण क्या है? जो आपका नेचुरल रबड़ है या प्राकृतिक रबड़ है, उसमें ये जो कमियां हमने यहाँ पे बताई, इनको दूर करने के लिए, इनको इम्प्रूव करने के लिए रबड़ को सल्फर के साथ, सल्फर मिला करके, गंधक मिला करके हाई टेम्परेचर पर इस तरीके से गर्म किया जाता है। रबड़ को सल्फर मिला करके हाई टेम्परेचर पर जो है वो गर्म किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे सल्फर जो है वो रबड़ के साथ डबल बॉन्ड की क्रियाशील सतह पर क्रॉस बॉन्ड बना लेगा, और रबड़ जो है वो अपेक्षाकृत कैसा हो जाएगा? कठोर और मजबूत, कठोर और मजबूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी, और इसमें जो कमियां थी ये दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक रबर में ऐसी कौन सी कमियां होती हैं जिसकी वजह से उनका वल्कनीकरण किया जाता है। फिर वल्कनीकरण होता क्या है? वल्कनीकरण करने के लिए उस प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? सल्फर या गंधक उसके अंदर मिलाया जाता है। सल्फर इज द वल्कनाइजेशन एजेंट फॉर नेचुरल रबर, बट अदर केमिकल्स आर ऑल्सो यूज। इस वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में कुछ और एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं इस सल्फर के साथ, लेकिन मेन जो होता है वो होता है आपका सल्फर। तो ये हमने देखा आपका नेचुरल रबर जो है वो हमें किससे मिलता है, लेटेक्स से रबर कैसे बनाया जाता है, फिर उसका वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण करना क्यों आवश्यक है। दूसरे प्रकार का जो रबर हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कृत्रिम रबर या सिंथेसाइज रबर या संश्लेषित रबर। ठीक है, कृत्रिम, सिंथेसाइज या संश्लेषित या आर्टिफिशियल रबर, ये जो होता है वो आपके 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका नियोप्रीन। कौन सा पढ़ने वाले हैं? नियोप्रीन। नियोप्रीन का जो रासायनिक नाम होता है वो आपको याद रखना है 2-क्लोरो या 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। क्या नाम होता है इसका रासायनिक नाम? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। इसके जो यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं? गैस किट में यूज होता है, हॉज पाइप्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो आपका संश्लेषित रबड़ है वो है आपका ब्यूना एन, जिसका रासायनिक नाम है आपके 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। ये इसका रासायनिक नाम है। इसके यूजेस कहाँ होते हैं? ऑयल सील में, पेट्रोल टैंक की सतह बनाने में, क्योंकि ये पेट्रोल से क्या नहीं करता? क्रिया नहीं करता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल टैंक की सरफेस बनाने के लिए कौन से प्रकार के रबर का यूज किया जाता है? तो ब्यूना एन का यूज किया जाता है, और उसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। तीसरे प्रकार का जो आपका रबर है वो है आपका ब्यूना एस। इसका रासायनिक नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। और एक नेक्स्ट है आपके थाइकॉल। थाइकॉल का मतलब होता है डाइक्लोरोएथेन प्लस पॉलीसल्फाइड। इसका यूज होता है रॉकेट ईंधन के रूप में। किसके रूप में? रॉकेट ईंधन के रूप में। तो ये थे आपके संश्लेषित या कृत्रिम रबड़ के प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है इस नाम से हम सब परिचित हैं। पॉलीथीन क्या होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में हम पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ को पैक करने के लिए, हर चीज़ को मार्केट से लाने के लिए पॉलीथीन का यूज होता है। तो ये पॉलीथीन होता क्या है? जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, पॉलीएथीन। तो ये किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक है। किसका बहुलक है ये?
एथीन का बहुलक है। एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ये किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक है। ये दो प्रकार की होती है पॉलिथीन जो आपकी होती है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? LDP और HDP। LDP और HDP। यहाँ डायग्राम में देखिए, इधर LDP है और इधर HDP है। HDP है। LDP की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी पॉलिथीन और HDP की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। आपको ये याद रखनी है, LDP की फुल फॉर्म और HDP की फुल फॉर्म। LDP की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी पॉलिथीन और HDP की होती है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? LDP जो होता है वो लचीला होता है और श्रृंखलित होता है, ब्रांच्ड होता है। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको इसकी ब्रांचिंग दिख रही है। और HDP जो होता है वो अपेक्षाकृत कठोर होता है और इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। LDP का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? बिजली के तार, बोतल, खिलौने और पाइप्स में। जबकि HDP का इस्तेमाल होता है बाल्टी, बोतल और कूड़ादान बनाने में। तो ये दो टाइप की आपकी पॉलिथीन हो गई। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पॉलिथीन जो है वो किसका बहुलक है? एथीन का है। ये दो टाइप्स का होता है, LDP और HDP। LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलिथीन, HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलिथीन। लो डेंसिटी पॉलिथीन जो होता है उसके अंदर ब्रांचिंग होती है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर वो लचीला होता है और शाखित या ब्रांचिंग उसके अंदर होती है। इसका यूज कहाँ होता है? बिजली के तार, बोतल, खिलौने और पाइप्स बनाने में। जबकि HDP जो होता है वो LDP की तुलना में कठोर होता है, ब्रांचिंग उसमें नहीं होती है। इसके यूजेस हैं बाल्टी, बोतल और डस्टबिन बनाने में। ये आपका हो गया पॉलिथीन। आगे चलते हैं, टेफ्लॉन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। टेफ्लॉन एंड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। टेफ्लॉन जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि घरों में हमारे जो नॉन स्टिक पैन्स या नॉन स्टिक कढ़ाई जो यूज की जाती है वो टेफ्लॉन की बनी हुई रहती है। उसकी जो परत जो नॉन स्टिक होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो टेफ्लॉन की बनी हुई रहती है। टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक, टेट्राफ्लोरो मतलब जिसमें फ्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों। टेट्राफ्लोरोएथीन का ये पॉलीमर होता है। इसका यूज कहाँ होता है? नॉनस्टिक बर्तन बनाने में और संक्षारण यानी जंग लगने से सुरक्षा में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपके पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नाम से ही स्पष्ट है किसका बहुलक होगा? एक्रिलोनाइट्राइल का ये बहुलक होगा। और इसके यूज कहाँ होते हैं? ये ऊन की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऊन की जगह पर। ऊनी कपड़े ऊन की बजाय इस पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से बना करके ठंड भगाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नायलॉन और रेयॉन। नायलॉन और रेयॉन ये जो है वो क्लॉथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रचलित पॉलीमर्स हैं, नायलॉन और रेयॉन। नायलॉन या नायलॉन को नायलॉन 66 भी कहा जाता है, नायलॉन 66 या नायलॉन 66 भी कहा जाता है। ये किसका बहुलक है? ये आपको याद रखना है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन का ये पॉलीमर है। ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन का ये क्या है? बहुलक है। ये आपको याद रखना है। ये मानव निर्मित पहला रेशा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित पहला रेशा या कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला रेशा है। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल कब किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पैराशूट बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फैक्ट है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस आपके बनते हैं। ये मानव निर्मित या हम कहें कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला रेशा है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पैराशूट बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए मछली पकड़ने का जो जाल होता है वो बनाने के लिए, पैराशूट का कपड़ा, टायर बनाने में, ब्रश, मोजे और जो पर्वतारोही रस्सियां होती हैं, मतलब जो माउंटेनियर्स होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, वो जिन रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं वो रस्सियां इस नायलॉन 66 या नायलॉन 66 से बनाई जाती हैं। अगला जो हम रेशा पढ़ने वाले हैं आपका जो सिंथेसाइज्ड है रेशा या सिंथेसाइज्ड फाइबर हम पढ़ रहे हैं वो है आपका रेयॉन। रेयॉन क्या है? सिंथेसाइज्ड पॉलीमर इसको हम कहें। रेयॉन जो है वो बनाया जाता है आपके सेल्यूलोज प्लस कार्बन डाइसल्फाइड
का पॉलीमर है ये। किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज और कार्बन डाइसल्फाइड का ये पॉलीमर है। सेल्यूलोज से कृत्रिम रूप से निर्मित अतः अर्ध संश्लेषित रेशा इसको कहते हैं। सेल्यूलोज हमने पढ़ा था, सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, हमने अभी पढ़ा था पहले। तो सेल्यूलोज क्योंकि इसके अंदर मेन कंटेंट है इसलिए इसको अर्ध संश्लेषित रेशा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर दोनों के मिलने से बन रहा है, इसलिए इसको अर्ध संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अर्ध संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो अर्ध संश्लेषित रेशा आपको सीधा याद रखना कौन सा है? रेयॉन है। और क्यों है ये भी हमने यहाँ पे बता दिया। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं? कपड़ा और कालीन बनाने में, ऑपरेशन में टांके हेतु धागे के रूप में, जो स्टिचेस के अंदर जो थ्रेड यूज में लिया जाता है स्टिच लगाने के लिए, सर्जरी के बाद जो टांके लगते हैं जिसको कैटगट कहते हैं शायद उस धागे को, वो जो थ्रेड यूज में लिया जाता है वो जो धागा होता है वो आपके इस रेयॉन का बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलिस्टर और कार्बन फाइबर। पॉलिस्टर से सब परिचित हैं, कपड़ा है, एक टाइप का रेशा है। पॉलिस्टर या डैक्रोन या ग्लाइपेटल भी इसको कहते हैं। इसके तीनों नाम आपको याद रखने हैं, पॉलिस्टर या डैक्रोन या ग्लाइपेटल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर के एस्टर समूह बनाते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस ट्रैफ्थेलिक एसिड का ये बहुलक होता है। ये आपको याद रखना है। किसका पॉलीमर होता है ये? इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस ट्रैफ्थेलिक एसिड का ये पॉलीमर होता है। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए, हेलमेट बनाने में, नाव पर लगा कपड़ा बनाने में और अग्निशमन के पाइप बनाने में। ठीक है, अग्निशमन के पाइप बनाने में, फायर ब्रिगेड के पाइप बनाने में। कार्बन फाइबर क्या है? कार्बन परमाणुओं की लंबी चेन से, लंबी श्रृंखला से बनने वाला रेशा। इसका संक्षारण नहीं होता और इसके यूज कहाँ होते हैं? अंतरिक्ष यान और खेलकूद सामग्री के निर्माण में। तो कार्बन फाइबर जो है वो कहाँ यूज होता है? अंतरिक्ष यान और खेलकूद की सामग्री, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी खूबी ये होती है कि यह संक्षारित नहीं होता। आगे चलिए, पॉलीस्टाइरीन और बेकेलाइट। पॉलीस्टाइरीन क्या है? ये फिनाइल एथिलीन का बहुलक है। देखिए, आपको ये चीजें याद करनी ही पड़ेंगी क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। ये चीज़ें केवल और केवल आपको याद करनी है। यहाँ हमने जो कंटेंट डिज़ाइन किया है वो पूरा टू द पॉइंट डिज़ाइन किया है, तो आपको सिर्फ इनको याद करना है, मेमोराइज करना है। पॉलीस्टाइरीन जो है वो आपके फिनाइल इथाइलिन का बहुलक होता है और इसका यूज होता है एसिड रखने की जो बॉटल्स होती हैं जिनके अंदर एसिड स्टोर करके रखा जाता है, वो इस पॉलीस्टाइरीन की बनी रहती है। इसके अलावा सेल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपके बेकेलाइट। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का ये बहुलक है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? कंघा बनाने में, फोनोग्राफ बनाने में, स्विच हैंडल, रेडियो टीवी के केस बनाने में, रेडियो और टीवी के केस यानी उनको ढकने का जो यंत्र होता है वो बनाने में इसका इस्तेमाल होता है बेकेलाइट का। केस मतलब उनकी जो आउटर कवरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है मेलामाइन और पीवीसी, मेलामाइन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन जो है वो आपका मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है या पॉलीमर है। इसका यूज होता है आपके क्रॉकरी बनाने में। आपने जो डिनर सेट आप देखते हो वो मेलामाइन उनके ऊपर लिखा हो रहता है, मेलामाइन डिनर सेट। तो ये क्रॉकरी डिनर सेट हो गए, आपके कप्स हो गए, प्लेट्स हो गई, क्रॉकरी का सामान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। पीवीसी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का ये बहुलक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का ये पॉलीमर है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? रेनकोट, हैंडबैग, पाइप, फर्श मतलब जो बिछाने के लिए जो मैट आती है दैट इज फर्श, और पतली फिल्म बनाने में। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। किसका? पीवीसी का। मेनली जो है पीवीसी पाइप से रिलेट कर सकते हैं हम। जो पाइप्स जो लगे हुए रहते हैं, पानी के जो पाइप्स, ड्रेनेज के जो पाइप्स लगे रहते हैं वो मेनली पीवीसी के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स या जैव निम्नकारी बहुलक। तो देखिए, इन्हें PHBV भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
इनका दूसरा नाम है PHBV, और इस PHBV की फुल फॉर्म क्या होती है देखिए, पॉलीबीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बी हाइड्रोक्सी वॉल्ट्रेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट में। ऑर्थो का मतलब है हड्डी से रिलेटेड, तो हड्डी के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। क्या एग्जाम्पल्स है इसके? नायलॉन 2 और नायलॉन 6। नेक्स्ट हम बात करें थर्मो और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की। क्या होते हैं थर्मो बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक? देखिए दोनों ही प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं। आपका जो थर्मो बहुलक होता है उसकी खासियत होती है कि उसको हम गर्म कर करके दोबारा से यूज में ले सकते हैं। जैसे पॉलीस्टाइरिन है, पॉलीथीन है, नायलॉन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं या हीट इनको दें तो ये मेल्ट हो जाएंगे, फिर हम इनको दोबारा से नए आकार में ढाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं। क्या होते हैं ये? रीयूजेबल होते हैं। और दूसरा है थर्मोसेटिंग या अनुत्क्रमणीय या ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, ताप दृढ़ बहुलक। इनमें क्या होता है, एक बार किसी आकार में अगर ढाल दिया जाए तो फिर उसके बाद इनको गर्म करके दूसरा आकार नहीं दे सकते। हम ये कहें कि ये हम पढ़ रहे हैं जो क्या है, प्लास्टिक के प्रकार है। प्लास्टिक आपके दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सीधा हम कहें तो प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर उसका बढ़ाएं तो उसको मेल्ट करके हम नई शेप, नया आकार हम उस चीज़ को दे सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी और टेफ्लॉन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जिसको एक बार अगर किसी आकार में, शेप में हमने ढाल दिया तो फिर हम उसका आकार नहीं बदल सकते। और इसके एग्जाम्पल है आपके बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, संश्लेषित रेशे या संश्लेषित और प्राकृतिक रेशे। तो देखिए संश्लेषित और प्राकृतिक रेशे में इसके बारे में आपको पहले से बता चुकी हूँ। पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक रेशे या नेचुरल फाइबर की। किसकी बात करेंगे हम? नेचुरल फाइबर की। दो प्रकार के फाइबर्स अवेलेबल होते हैं, नेचुरल फाइबर और आपके सिंथेसाइज्ड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से में उपलब्ध होते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, रेशम है, ऊन है, कपास है, जूट या पटसन है और फ्लैक्स है। ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रेशे हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रेशे कौन कौन से हैं? रेशम है, ऊन है, कपास है, जूट है और फ्लैक्स है। दूसरे हैं आपके संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे इनको कह सकते हैं। ये जो होते हैं ये मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियली इनको प्रिपेयर किया जाता है। जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी से ये आग पकड़ लेते हैं और ये पेट्रोकेमिकल्स हैं। ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल हैं। इनके एग्जाम्पल हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, कार्बन और फाइबर। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और कार्बन फाइबर। ये आपके दो प्रकार के रेशे हो गए, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित या कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे। तो ये टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स हमने स्टडी किए। अब हमने पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे में हमने पढ़ा ऊन है, रेशम है, जूट, पटसन या फ्लैक्स है। पहले हम पढ़ रहे हैं रेशम के बारे में। रेशम जो होता है वो रेशम कीट पालन के द्वारा ये किया जाता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म मोथ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, रेशम उत्पादन को सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि रेशम उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, रेशम कीट पालन के द्वारा जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उस टर्म को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। ये आपको याद रखना है। क्या कहते हैं उसको? सेरीकल्चर। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? शहतूत रेशम हो सकता है, टसर रेशम हो सकता है, एरी रेशम हो सकता है और मूंगा रेशम हो सकता है। इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है रेशम बनाने की वो कुछ इस तरीके से होती है। देखिए सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी लार्वा। क्या होती है? लार्वा। लार्वा से हमें मिलता है प्यूपा। प्यूपा से कोकून का निर्माण होता है। देखिए इस तरीके से, है ना। कोकून से जो है रिलिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम रेशम प्राप्त करते हैं। कोकून से रिलिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं। और मेनली जो मादा रेशम कीट के द्वारा है जो रेशम का उत्पादन
किया जाता है। तो रेशम जो प्राप्त करने की या रेशम उत्पादन की जो प्रक्रिया है, पहले तो हम बताएं कि उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपके शहतूत रेशम है, आपके टसर रेशम है, ये जो एरी रेशम है और मूंगा रेशम है। ये जो प्रोसेस है पूरी, इसके 4 स्टेप हैं, लार्वा, देन प्यूपा, देन कोकून, और कोकून के रेलिंग के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, रेशम मिल जाएगा। और मेनली जो है फीमेल रेशम कीट के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ऊन उत्पादन की, वूल प्रोडक्शन की। ऊन सब जानते हैं कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे, कहाँ से मिलती है। ऊन जो है वो कई एनिमल्स से हमें प्राप्त हो सकती है, लाइक भेड़ से हमें मिल सकती है, बकरी से, याक से, ऊंट से, यामा से या एल्पेको से हमें मिल सकती है। मेनली जो सबसे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है ऊन का, वो होता है आपका भेड़ से। याक ऊन जो होती है वो तिब्बत और लद्दाख वाले एरियाज में मिलती है। ये अच्छी क्वालिटी की ऊन मानी जाती है। पश्मीना शॉल जो होते हैं वो कश्मीरी बकरी के बालों से बनाए जाते हैं। अंगोरा ऊन जो है वो अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। ऊन जो होती है वो कताई के दौरान कारीगरों को एंथ्रेक्स जीवाणु से सोटारस रोग हो जाता है, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ऊन की जब कताई की जाती है तो वो जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं सोटारस। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है और कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऊन उत्पादन से संबंधित रोग जो है वो है आपका सोटारस। सोटारस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण ये होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ वूल या ऊन उत्पादन। आगे चलते हैं, कपास, जूट और फ्लैक्स। कपास क्या है, कपास एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जिससे आपके जो है नेचुरल आपको फाइबर मिलता है जिससे वस्त्र आदि का निर्माण किया जाता है। कपास के फल से या कपास का जो पौधा होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कपास का जो फल आता है उसके अंदर से कपास निकलती है, ठीक है। जूट या पटसन इसको कहते हैं, ये तने के द्वारा प्राप्त होती है, पादप के तने के द्वारा प्राप्त होती है। फ्लैक्स जो है वो नील नदी के किनारे उगता है। और कताई की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कताई या वीविंग इसको कहते हैं। वीविंग का मतलब होता है रेशम से धागे रेशों से धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज नोन एज वीविंग। फाइबर से आपके थ्रेड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है वीविंग या कताई। क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। तो ये हमने आज जो टॉपिक किया, हालांकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा था जो आपस में कम कनेक्टेड थे पॉइंट्स इसके एक दूसरे से, फिर भी हमने इसको टू द पॉइंट पूरा डिज़ाइन करने की कोशिश की है ताकि आप लोग इसको इजीली याद कर सकें। ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस से बाहर इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो आपको सारा मेमोराइज इसको करना है। तो जितने भी पॉलीमर्स या जितने भी बहुलकों के बारे में या जितने भी फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा वो सारे आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख करके रिवाइज करिएगा, अच्छे से उनको लर्न कीजिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और हमारी जो मीमांसा क्लासेस की जनरल साइंस की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप जनरल साइंस के ये केमिस्ट्री पोर्शन वाले सारे वीडियोस जितने अब तक डाले हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जीएस की जो तैयारी है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।